नमस्कार दोस्तों। आज से हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बीएसए के लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। हमारा लक्ष्य है 2 महीने में इसको कंप्लीट करना। चलिए शुरू करते हैं धारा 3 से, क्योंकि धारा 1 और धारा 2 डेफिनेशंस और शॉर्ट टाइटल की बात करती है तो वो ईजी है। तो हम धारा 3 से इसकी शुरुआत करते हैं। धारा 3 क्या कहती है? किसी भी वाद यानी मुकदमे में या प्रक्रिया में उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो या तो विवादित हो, मतलब फैक्ट इन इशू है, या प्रासंगिक रेलिवेंट फैक्ट है। इसके अलावा किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। अब इसको एक एक लाइन में समझते हैं। पहली बात, क्या साक्ष्य दिया जा सकता है? इसका मतलब यह हुआ कि कोर्ट में किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए गवाह, दस्तावेज या अन्य तरीके से प्रमाण प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरी बात, वाद, मुकदमा या प्रक्रिया। इसका मतलब यह हुआ कि यह नियम सभी कानूनी मामलों पर लागू होता है, चाहे वह दीवानी यानी सिविल हो या आपराधिक क्रिमिनल हो। तीसरी बात, विवादित तथ्य फैक्ट इन इशू। वे तथ्य जो सीधे सीधे मामले से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए, अगर हत्या का मुकदमा चल रहा है तो मुख्य सवाल होगा कि क्या आरोपी ने पीड़ित पर हमला किया, क्या हमले की वजह से मौत हुई, क्या आरोपी का इरादा हत्या करने का था। यह सभी विवादित तथ्य हैं, इसलिए इनका साक्ष्य दिया जा सकता है। चौथी बात, रेलिवेंट फैक्ट प्रासंगिक तथ्य। वे अन्य तथ्य जो मामलों से सीधे न जुड़े हों लेकिन उनका संबंध इस अधिनियम के अनुसार महत्वपूर्ण हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई गवाह कहता है कि उसने आरोपी को वारदात के समय घटनास्थल पर देखा था, तो यह एक प्रासंगिक तथ्य हो सकता है। अगर कोई डॉक्टर यह साबित करता है कि मौत चोटों की वजह से हुई, तो यह भी प्रासंगिक साक्ष्य होगा। पांचवी बात, इसके अलावा किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। मतलब यह है कि अगर कोई तथ्य न तो विवादित है और न ही प्रासंगिक, तो कोर्ट में उसका प्रमाण नहीं दिया जा सकता। इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। धारा 3 यह भी कहती है कि अगर किसी कानून में किसी विशेष प्रकार के साक्ष्य देने की मनाही है, तो इस धारा का सहारा लेकर उसे पेश नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए एक आपराधिक मामला देखते हैं। मान लीजिए ए पर आरोप है कि उसने बी की हत्या की। इस केस में जिन सवालों का जवाब ढूंढा जाएगा वे होंगे, क्या ए ने बी पर हमला किया, क्या बी की मौत के हमले की वजह से हुई, क्या ए ने जानबूझकर हत्या की। ये 3 तथ्य विवादित तथ्य फैक्ट इन इशू हैं, इसलिए इनका साक्ष्य दिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई कहे कि ए का 5 साल पहले भी एक व्यक्ति से झगड़ा हुआ था, तो यह सीधे इस केस से संबंधित नहीं है, इसलिए इसका साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। दूसरा, एक दीवानी मामला, सिविल मामला देखते हैं। मान लीजिए ए ने बी के खिलाफ एक बॉन्ड पर मुकदमा दायर किया, लेकिन ए ने बॉन्ड को पहली सुनवाई में पेश नहीं किया। अब वो बाद में इसे लाना चाहता है, तो क्या यह संभव होगा? नहीं, क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी 1908 के नियमों के अनुसार दस्तावेज पहले ही पेश करना जरूरी होता है। अब हम सेक्शन 3 का क्रक्स देखते हैं। इसका निष्कर्ष क्या निकला? कोर्ट में केवल उन्हीं तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो या तो विवादित हो या प्रासंगिक हो। जो तथ्य अप्रासंगिक हैं उनका साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। अगर किसी कानून में किसी विशेष प्रकार के साक्ष्य को प्रतिबंधित किया गया है, तो इस धारा के तहत उसे कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, यह था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 3 का संपूर्ण विवरण। इसे हमने सरल भाषा में समझाया। अब हम बढ़ते हैं धारा 4 की ओर। धारा 4 एक ही लेन देन ट्रांजैक्शन का हिस्सा होने वाले तथ्यों की प्रासंगिकता पर बात करता है। कुछ तथ्य सीधे विवादित फैक्ट इन इशू नहीं होते, लेकिन अगर वे किसी विवादित तथ्य या प्रासंगिक तथ्य से इस तरह जुड़े हैं कि वे उसी घटना या लेन देन का हिस्सा बन जाते हैं, तो वे प्रासंगिक माने जाएंगे। चाहे वे तथ्य एक ही समय और स्थान पर घटित हुए हों या अलग अलग समय और स्थान पर, फिर भी वे साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होंगे। इसको सरल शब्दों में समझते हैं। अगर कोई घटना हो रही है और उस घटना के दौरान या उससे जुड़े हुए अन्य तथ्य सामने आते हैं, तो वे भी अदालत में प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि वे तथ्य उसी समय और स्थान पर घटित हुए हों, वे अलग अलग जगहों पर और समय पर भी हो सकते हैं। जैसे एक हत्या का मामला लेते हैं, मर्डर केस। मान लीजिए ए पर बी की हत्या का आरोप है, जिसमें ए ने बी को डंडे से मारा। अब यह देखा जाएगा कि हत्या के समय ए और बी ने क्या कहा या किया। क्या आसपास मौजूद लोग कुछ बोले या उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी? हत्या से ठीक पहले या ठीक बाद क्या हुआ? ये सभी तथ्य एक ही लेन देन का हिस्सा हैं, इसलिए प्रासंगिक माने जाएंगे। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, मानहानि का। मान लीजिए ए ने बी पर लीबल मानहानि का मुकदमा किया, लाइबल का, क्योंकि बी ने ए के खिलाफ एक अपमानजनक पत्र लिखा था।
अगर यह पत्र किसी पत्राचार कॉरस्पॉन्डेंस का हिस्सा है तो पूरे पत्राचार को देखा जाएगा, न ही केवल वही पत्र जिसमें अपमानजनक बातें लिखी गई हैं। यह इस वजह से प्रासंगिक होगा कि यह पूरे विवाद का एक हिस्सा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का मामला, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मान लीजिए ए पर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है। इसमें एक संगठित विद्रोह आर्म्ड इंसरेक्शन हुआ जिसमें संपत्ति नष्ट की गई, सैनिकों पर हमला किया गया, जेलों को तोड़ा गया। अब भले ही ए ने इन सभी घटनाओं में मौजूद न था, लेकिन क्योंकि ये सभी घटनाएं एक ही विद्रोह का हिस्सा है इसलिए प्रासंगिक तथ्य माने जाएंगे। इसका जो है कंक्लूजन क्या है, कोई भी तथ्य जो किसी विवादित तथ्य या प्रासंगिक तथ्य से इस तरह जुड़ा हो कि वह एक ही लेन देन सेम ट्रांजैक्शन का हिस्सा बन जाए तो वह प्रासंगिक होगा। जरूरी नहीं है कि ये तथ्य एक ही समय और स्थान पर घटित हुए हों, ये अलग अलग जगह और समय पर भी हो सकते हैं। हत्या, युद्ध छेड़ना, मानहानि और सामान की डिलीवरी जैसे मामलों में इस धारा का महत्वपूर्ण उपयोग होता है। चलिए अब धारा 5 की ओर बढ़ते हैं। धारा 5 ऐसे तथ्य जो किसी विवादित तथ्य फैक्ट एंड इशू या प्रासंगिक तथ्य रेलिवेंट फैक्ट के अवसर, कारण या प्रभाव हों। कुछ तथ्य सीधे विवादित नहीं होते, लेकिन अगर वे किसी विवादित तथ्य या प्रासंगिक तथ्य का अवसर, ओकेजन, कारण, कॉज या प्रभाव, इफेक्ट बनते हैं तो वे भी प्रासंगिक होंगे। ये तथ्य किसी घटना की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, स्थिति, स्टेट ऑफ थिंग्स या उसके घटित होने के अवसर, अपॉर्चुनिटी को स्पष्ट कर सकते हैं। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। कोई भी घटना अचानक नहीं होती, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, कॉज। कोई भी घटना होने के बाद उसका कुछ असर होता है, इफेक्ट। और कोई भी घटना कुछ विशेष परिस्थितियों, स्टेट ऑफ थिंग्स में ही होती है। अगर कोई तथ्य इन तीनों में से किसी भी रूप में विवादित तथ्य से जुड़ा है तो वह प्रासंगिक होगा। उदाहरण से समझते हैं। डकैती का मामला एक देखते हैं, रॉबरी केस। मान लीजिए ए पर आरोप है कि उसने बी से लूटपाट की। अब यह देखा जाएगा कि बी के पास लूट से पहले पैसे थे या नहीं, बी ने वह पैसा किसी को दिखाया या इसके बारे में किसी को बताया था। ये तथ्य प्रासंगिक माने जाएंगे क्योंकि वे ये दर्शाते हैं कि बी के पास पैसे थे और लूट की संभावना थी। अब दूसरा एक हत्या का मामला देखते हैं। मान लीजिए ए पर आरोप है कि उसने बी की हत्या की। अब यह देखा जाएगा कि हत्या की जगह के पास जमीन पर संघर्ष, स्ट्रगल के निशान हैं या नहीं। अगर संघर्ष के निशान पाए जाते हैं तो यह हत्या की संभावना को मजबूत करता है और यह प्रासंगिक तथ्य होगा। एक जहर देने का मामला, पॉइजनिंग केस देखते हैं। मान लीजिए ए पर आरोप है कि उसने बी को जहर देकर मारा। अब यह देखा जाएगा कि बी की तबीयत जहर के लक्षण आने से पहले कैसी थी। ए को बी की जीवन शैली और उसकी आदतों की जानकारी थी या नहीं। क्या बी ऐसी स्थिति में था कि ए को उसे जहर देने का अवसर मिला। ये सभी तथ्य प्रासंगिक होंगे क्योंकि वे जहर देने की संभावना को स्पष्ट करते हैं। इसका क्या निष्कर्ष निकला, अगर कोई तथ्य किसी विवादित तथ्य, फैक्ट एंड इशू या प्रासंगिक तथ्य, रेलिवेंट फैक्ट का अवसर, कारण या प्रभाव बनता है तो वह भी प्रासंगिक होगा। ये तथ्य घटना की पृष्ठभूमि, परिस्थिति या अवसर को स्पष्ट करते हैं। डकैती, हत्या और जहर देने जैसे मामलों में इस धारा का महत्वपूर्ण उपयोग होता है। चलिए अब धारा 6 की ओर बढ़ते हैं। अगर इसे एक और एग्जाम्पल से समझना है तो एक और एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। मान लीजिए एक शादी के दौरान किसी मेहमान का मोबाइल चोरी हो जाता है। पुलिस जांच कर रही है कि ए ने मोबाइल चुराया या नहीं। अब देखना होगा कि क्या कोई ऐसा तथ्य है जो इस घटना से पहले या बाद में चोरी की संभावना को मजबूत करता है। अब इसके प्रासंगिक तथ्य क्या होंगे। चोरी से पहले ए को किसी को यह कहते हुए सुना गया कि मुझे नया फ़ोन चाहिए लेकिन पैसे नहीं हैं। चोरी के तुरंत बाद ए को नए फ़ोन के साथ देखा गया, लेकिन वह यह नहीं बता सका कि फ़ोन उसे कहाँ से मिला। शादी के दौरान ए को चोरी वाले फ़ोन के साथ घूमते हुए देखा गया। ये सभी तथ्य चोरी की घटना से पहले, चोरी का कारण और चोरी के बाद का असर दिखाते हैं, इसलिए ये प्रासंगिक होंगे और अदालत में स्वीकार किए जा सकते हैं। ठीक है, आशा है धारा 5 क्लियर होगा। अब हम धारा 6 की ओर बढ़ते हैं।